ये उन दिनों की बात है जब हम दोनों बहनें और दो भाई आला तालीम याफ्ता होने के बाद अपने अपने घरों के हो चुके थे। लेकिन सबसे छोटा भाई काशिफ वालिद साहब की अचानक वफात की वजह से अपनी तालीम मुकम्मल ना कर सका। दौराने तालीम ही घर का बोझ उसके कांधों पर आन पड़ा। घर का इंतजाम, दुकानों का किराया और जायदाद के मामलात भी उसकी जिम्मेदारी बन गए। यूं वो बीएससी के आखिरी साल में ही अटक कर रह गया। अम्मी पर उसकी शादी आखिरी जिम्मेदारी थी जिसको अब उन्हें वालिद साहब के बगैर ही निपटाना था। अम्मी ने खानदान में इधर उधर नजरें दौड़ाईं, लेकिन कोई भी ऐसी लड़की नजर न आई जिसे वो बहू बनाकर घर ले आती। खानदान छोटा सा था और हमारा हल्का अहबाब भी मुख्तसर था। एक महफिल में अम्मी की मुलाकात एक औरत से हुई जो देखने में शरीफ नजर आती थी। बातों बातों में अम्मी ने उससे जिक्र किया कि आजकल अपने छोटे बेटे के लिए बहू की तलाश में हूँ। औरत ने फौरन ही अपनी भांजी का रिश्ता बतलाया और अम्मी दूसरे रोज उसके साथ उसकी भांजी को देखने चली गई। हालांकि बिल्कुल नावाकिफ और गैर लोग थे। बज़ाहिर लड़की अच्छी नजर आई थी, सो अम्मी ने उसे एक ही नजर में पसंद कर लिया। मगर हम नहीं जानते थे कि वो दिल की रोगी है, यानी अपनी बहन के देवर से मोहब्बत करती है। न जाने क्यों सब कुछ जानते बूझते हुए भी वालिदैन उसकी शादी वहां नहीं करना चाहते थे। शायद दोनों खानदानों के बीच अना का मसला आड़े आ गया था, क्योंकि लड़के वाले एक ही घर की दो लड़कियों को बहू बनाने के दिल से ख्वाह न थे। इधर लड़की वाले अपनी नाक नीची करना ना चाहते थे। उन्हें लड़के वालों की बेनियाजी खुल गई थी। तभी ये मामला आगे न बढ़ पाया। उस लड़की का नाम आलिया था। अम्मी 2-4 बार उनके घर गईं और फिर जल्द ही आलिया हमारी भाभी बनकर हमारे घर आ गई। मैंने पहले रोज जब भाभी को देखा तो वो मुझे खुश नजर नहीं आई। एक रोज की दुल्हन के चेहरे पर उदासी और अफसुर्दगी के गहरे बादल देखकर दिल दहल कर रह गया। औरों ने उसे मैके से जुदाई के दुख पर महमूल किया, मगर मैंने जान लिया था कि दाल में कुछ काला जरूर है। मैंने दिल में दुआ की कि खुदा करे मेरे भैया को ये शादी रास आ जाए। शादी के 15 रोज बाद ही काशिफ भैया ने भाभी का आंसुओं से भीगा हुआ खत पकड़ लिया, जो उन्होंने अपनी बूढ़ी नौकरानी के पल्लू में बांध दिया था कि बहन के घर जाकर उसके देवर को दे देना। बुढ़िया जब चलने लगी तो उसका दुपट्टा दरवाजे के कुंडे में अटक गया। भैया ने जो पल्लू छुड़ाया तो खत उनकी मुट्ठी में आ गया। न जाने क्या सोचकर खत खोलकर पढ़ लिया। तब वो परेशान होकर घर के अंदर आए और भाभी को अलहदा कमरे में ले जाकर बहुत देर तक उनसे बातें करते रहे। जब वो बाहर निकले तो बेहद गमजदा थे और भाभी की आंखें भी सूजी हुई थीं। रो रो कर उनकी आंखें सुर्ख हो गई थीं। उस रोज भाभी को भाई ने कहा था कि अगर वो उनके साथ रहना पसंद नहीं करती तो बेशक तलाक मांगकर आजादी हासिल कर सकती हैं, मगर उनके घर में रहकर चोरी चोरी नकब लगाना और दूसरों को मोहब्बत नामे भेजना उन्हें जरा भी पसंद नहीं। फिर न जाने क्या हुआ कि बावजूद भैया के आजादी देने के भाभी घर से नहीं गई और ना ही उन्होंने तलाक मांगी। शायद वो अपने वालिदैन से खौफजदा थी, या पता नहीं उनमें इतना हौसला ही न था कि मुआशरे का मुकाबला कर सकती। वो रो धो कर चुप हो गई। अलबत्ता काशिफ भाई से उन्होंने वादा कर लिया कि वो आइंदा ऐसी हरकत ना करेंगी और उनकी वफादार बनकर रहेंगी। काशिफ भाई ने भाभी पर सिर्फ एक पाबंदी लगा दी थी कि अब वो कभी अपनी बहन के घर नहीं जाएंगी, मगर भाभी चोरी छुपे जाती थीं। इस बात का इल्म मुझे भी था और अम्मी को भी, मगर हम झगड़े के डर से खामोश रहते थे। हम नहीं चाहते थे कि भाभी और भैया में झगड़ा हो जाए और अच्छा भला घर जहन्नुम कदा बनकर रह जाए। उन दिनों मेरा घर अम्मी के घर से मिला हुआ था। सिर्फ एक दीवार बीच में थी, इसलिए मुझे पल पल की खबर रहती थी। अम्मी को ये बात मालूम न थी कि भाभी अपनी बहन के देवर शकूर से मोहब्बत करती थी और उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन जबरदस्ती उनके माँ बाप ने काशिफ भैया से शादी कर दी। मुझे ये बात भाभी की जुबानी मालूम हुई थी। उस रोज वो बहुत रो रही थी। मैंने रोने का सबब पूछा, प्यार से गले लगाकर तसल्ली दी तो फट पड़ी और मुझे असल माजरा बता दिया। इस पर मैंने उन्हें दिलासा दिया था। अपनी जैसी एक औरत समझकर उनका दुख दर्द बांटा था। उन्हें बहुत समझाया था कि अब वो शकूर को भूल जाएं, क्योंकि उसके सिवा कोई चारा नहीं। मैंने कहा था, भाभी अब आप तकदीर के फैसले को दिल से कबूल कर लीजिए कि आप काशिफ भैया की बीवी बन चुकी हैं। माजी का रिश्ता तोड़ दीजिए, यही आपकी तकदीर में रकम था और तकदीर के फैसले अटल होते हैं। जो लोग इन फैसलों को कबूल नहीं करते उन्हें बाद में भी कभी ना कभी बहुत ज्यादा तकलीफ उठानी पड़ती है।
मगर भाभी ने शायद तकदीर के इस फैसले को दिल से कबूल न करने की ठान ली थी। तभी तो उन्होंने कभी भी माजी से रिश्ता ना तोड़ा और वो अपने महबूब शकूर से बदस्तूर चोरी छुपे मिलती रहीं। एक बच्चे की माँ होने के बाद तो वो और भी निडर हो गई थी। भैया से पहले तो डरती थी, अब नहीं डरती थी। जब भी वो काम पर जाते ये बहाने से चली जाती थी। अगर वो अचानक वापस आ जाते और भाभी को घर में ना पाते तो गुस्सा होते, चीखते चिल्लाते मेरे घर आ जाते। मैं उन्हें समझा बुझाकर ठंडा करती, भाभी को भी समझाती थी कि इस तरह ना किया करो, तो वो यही जवाब देती थी, मैं तुम्हारे भाई की गुलाम तो नहीं हूँ, मैं कोई कैदी तो नहीं हूँ, आखिर इंसान हूँ, मुझे भी काम हो सकता है, कहीं आऊंगी ना जाऊंगी तो मर नहीं जाऊंगी। मैं उनकी मजबूरी समझती थी और भाई का गुस्सा भी बजा था, मगर सिवाय दोनों को अलहदा अलहदा समझाने के और कर भी क्या सकती थी। अब तो भाभी जब लड़ती थीं तलाक का मुतालबा कर देती थी, क्योंकि अम्मी फौत हो चुकी थीं और भाभी के वालिद का भी इंतकाल हो चुका था, जिनका लिहाज और डर था। अब भाभी का मकसद यही था कि किसी दिन जोर की लड़ाई हो और काशव भैया खुद ही तंग आकर उन्हें तलाक दे दें। लेकिन काशव भैया को न जाने क्या हो गया था, भाभी से मोहब्बत थी या बेटे का ख्याल था कि वो किसी सूरत भी अब आलिया भाभी को छोड़ने पर तैयार न थे। उन्हीं दिनों मेरे शौहर ने शहर से दूर एक जदीद कॉलोनी में कोठी तामीर कराई थी, तो हम पुराने मकान को बेचकर अपने नए घर में शिफ्ट हो गए। इसके बाद मुझे भाभी और भाई के हालात की कुछ खबर न रही, क्योंकि अब मैं भैया के घर से बहुत दूर आ गई थी। कभी कभार जब घर से फुर्सत मिलती तो 2-4 माह बाद जाना होता था, वो भी 1-8 घंटे के लिए, क्योंकि भाभी आलिया अब हमसे बहुत ज्यादा उखड़ी उखड़ी रहने लगी थी। वो हमारे घर आने पर खुश न होती थी। मैं चुपचाप सारा तमाशा देखने पर मजबूर थी। अम्मी हयात न थी, फिर उनके घर में मेरी क्या अहमियत होती, मैं किस तरह मुदाखलत कर सकती थी। मैंने तो काशव भैया के घर भी जाना छोड़ दिया था। बाकी सब बहनें भाई दूसरे शहरों में रहते थे, एक मैं ही नजदीक थी। लेकिन अब मैं भी काशव भाई से दूर हो चुकी थी। वो खुद मेरे घर बहुत कम आते थे, जब आते पहले से ज्यादा निढाल और पजमर्दा नजर आते। घर की कोई खुशी हासिल न थी। मैं भी चाहती थी कि अगर भाभी उनके साथ नहीं रहना चाहती तो जबरदस्ती अपने साथ रखने की बजाय उन्हें तलाक दे दें तो अच्छा है, मगर मैं ये बात उनसे कह नहीं सकती थी। वो मुझसे 2 साल छोटे थे, मगर रोब ऐसा था जैसे बड़े भाइयों का होता है। मेरी उनके सामने जुबान नहीं खुलती थी, बस उनकी हालत देखकर दिल ही दिल में कुढ़ती रहती थी। भैया अब मुसलसल बीमार रहने लगे थे। फिर यहाँ तक मालूम हुआ कि वो एक दिन कई घंटे अस्पताल में बेहोश रहे हैं। भाभी का बयान था कि पान खाने से बेहोश हो गए थे, मगर डॉक्टर की रिपोर्ट ये थी कि उन्हें मुसलसल थोड़ा थोड़ा जहर दिया जा रहा है, जिससे आहिस्ता आहिस्ता वो मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। मगर भाभी ने बड़ी ढटाई से ये कहकर सबको खामोश कर दिया कि जाहिर है पान में तंबाकू जहर ही तो होता है। हम नाचार खामोश हो रहे कि कर भी क्या सकते थे। इस वाक़े के बाद भैया ने घर खाना पीना हत्ता के पान खाना भी छोड़ दिया। अब उन्हें भी जिद हो गई थी कि चाहे जान चली जाए मगर वो आलिया को तलाक नहीं देंगे। उनकी जिंदगी आलिया के पीछे बर्बाद हो चुकी थी। वो कहते थे अब इस औरत को हक नहीं पहुंचता कि मेरी जिंदगी बर्बाद करके अपनी मर्जी की जिंदगी बसर करे और मुझसे तलाक लेकर रंगरलियां मनाए। मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे मियाँ ने एक बार हिम्मत करके उनको समझाया भी था, मगर भैया उनसे भी उलझ पड़े कि इस औरत ने तुम्हें रिश्वत दी है जो तुम उसी की वकालत कर रहे हो। उसके बाद वो फिर कभी इस मौजू पर भैया काशिफ से नहीं बोले। भैया के घर एक लड़का राज नामी मुलाजिम था, उनके तमाम घरेलू काम सरंजाम देता था। ये लड़का भाभी के मोहल्ले का था। बाद में भाई ने उसे मुलाजिम रखा तो घर ले आए। राज निहायत जिम्मेदार और समझदार नौकर था, इसी वजह से हम सब उससे राजी थे। वो निहायत फरमाबरदार और ठंडे दिलो दिमाग का था। कोई ये सोच भी ना सका कि उसको हमारी भाभी ने अपने साथ मिला लिया है। ये ईद उल फितर के करीबी दिनों का जिक्र है, जब छुट्टियां थीं और पड़ोसी भी अपने गांव जा चुके थे। उस रोज सुबह ही भाभी और भाई में तलख कलामी हुई थी और मेरे भाई नाराज होकर घर से निकले थे। वो तमाम दिन इधर उधर भटकते फिरे और शब की तारीकी में आकर अपने बिस्तर पर गिर पड़े। न जाने रात को कौन से पहर किसी दुश्मन ने उन पर रिवॉल्वर से गोली मारी और उनको हमेशा के लिए खामोश कर डाला। पुलिस भी आई मगर मुलजिम गिरफ्तार ना हो सके, क्योंकि इस हादसे को डकैती जाहिर किया गया था। आह, मेरे प्यारे भाई के खून के धब्बे कोई भी ना धो सका।
बेडरूम में फोम के गद्दे पर जगह जगह खून के धब्बे पड़े हुए थे, जिससे जाहिर होता था कि उन्होंने जिंदगी के लिए किस कदर जिद्दोजहद की थी। जिस रात ये वाकया हुआ उस दिन भाभी शाम को ही अपने मैके चली गई थी। वो मुलाजिम राज को भी हमरा ले गई थी, जिसका बयान था कि झगड़े के बाद वो इतनी अफसरदा थी कि तमाम दिन रोती रही थी। उन्होंने कुछ खाया पिया भी ना था। तभी राज ने मिन्नत की थी कि बाजी रोइए नहीं, मैं आपके साथ चलता हूँ और आपको मैके छोड़ आता हूँ, वहां आपका दिल बहल जाएगा। राज जब भाभी को हमरा लेकर उनके मैके पहुंचा तो भाभी ने उसे कहा कि आज रात तुम इधर ही ठहर जाओ, सुबह मैं तुम्हारे साथ वापस घर चली जाऊंगी। राज का बयान था कि बाजी के इसरार पर मैं वहां रुक गया, क्योंकि उसी मोहल्ले में मेरे वालिदैन का घर था, लिहाजा उनके पास जाकर सो गया। तभी उसी रात भाईजान के साथ ऐसा अंदोहनाक वाकया गुजरा कि कोई उनकी जान बेदर्दी से लेकर चला गया। घर में कुछ तोड़ फोड़ हुई थी और सामान भी बिखरा हुआ मिला। लगता था कि किसी ने तलाशी ली है, मगर कुछ हाथ ना आया। खुदा जाने ये डकैती थी कि मेरे प्यारे भाई को किसी दुश्मन ने इस बहाने ठिकाने लगा दिया था। पुलिस ने हमें फोन करके इत्तला दी। एक मोहल्लेदार ने सुबह देखा कि गेट पूरा खुला हुआ है। उसने अंदर झांका और आवाजें लगाईं। जब हर तरफ खामोशी मिली तो उसने फोन पर पुलिस को इत्तला कर दी। पुलिस ने इस वाक़े में बीवी और मुलाजिम को शामिल तफ्तीश जरूर किया, मगर फिर अदम सबूत पर रिहा कर दिया। भाई की तमाम कमाई भाभी ने समेट ली, जो बाद में उनकी नई जिंदगी को खुशियों से मुज़य्यन करने के काम आई। उन्होंने इद्दत के फौरन बाद अपने मन चाहे महबूब यानी अपनी बहन के देवर से शादी कर ली। उन्होंने तो अपनी मोहब्बत पाली, मगर हम बहनों से उनका भाई छिन गया। अल्लाह जाने मेरे प्यारे भाई का कातिल कौन था और उनको किसके इशारे पर कत्ल किया गया, मगर जब तक हम बहनें जिंदा हैं इस कातिल को बद्दुआ देती रहेंगी। सच जानिए कि हमारा भाई तो ऐसा था कि उसने कभी किसी का दिल न दुखाया था। फिर उनका ऐसा कौन दुश्मन हो सकता था जिसने उनकी जान ले ली? क्या ये वाकई उनके दुश्मन की कारस्तानी थी या फिर डकैती थी, जबकि डाका डालने वाले घर का एक तिनका भी ना उठा ले गए? ये वो सवाल है जो आज तक हमको परेशान रखता है। तो दोस्तों, ये थी मोहब्बत की एक ऐसी कहानी जिसने एक जान ही नहीं ली, बल्कि एक बेटे को यतीम कर दिया, बहनों का सहारा भी छीन लिया। और एक दिन आएगा कि जब आलिया अपने इस किए पर पछताएगी और उसको उसकी किए की सजा इस दुनिया में ही मिल जाएगी। तो मैं यहाँ तमाम लड़कियों और लड़कों से गुजारिश करूंगा कि खुदारा कभी भी अपनी मोहब्बत पाने के लिए किसी की जान ना लें, क्योंकि आज अगर आप अपनी मोहब्बत पाने के लिए किसी की जान लेते हैं तो कल को कोई और भी अपनी मोहब्बत पाने के लिए आपकी जान ले सकता है। तो क्या ख्याल है दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।